हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क एक बड़ा कॉमन सा टर्म है जो हमारे डेली लाइफ में कई बार यूज़ में आता है। भाई हम पढ़ाई करते हैं, वो एक बहुत बड़ा वर्क है। कई लोगों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा वर्क होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो वर्क करने में अच्छा भी लगता होगा। अगर हम मान लीजिए कुछ खा रहे हैं तो वो अपने आप में एक वर्क है। अगर मान लीजिए मैं किसी कॉपी में कुछ लिख रहा हूँ तो वो एक वर्क है। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह तक टहलते हुए निकल जाता हूँ तो वो वर्क है। अब डिपेंड करता है, मान लीजिए हो सकता है मैं टहलते हुए किसी का पीछा करते हुए चला जाऊँ तो हो सकता है वो वर्क मुझे बड़ा अच्छा लगे, पर कुछ लोगों को हो सकता है वो पीछा करने का काम या चलने का काम बेकार लगे। तो डिपेंड करता है अलग अलग केस में। पर हमारी डेली लाइफ में जो वर्क होता है बच्चों, हम अगर मान लीजिए कहीं पर भी हमारे मसल्स का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, फिजिक्स में वर्क कब कहा जाता है? फिजिक्स में वर्क कहा जाता है कि अगर आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी फोर्स लगाया और अगर फोर्स लगा देने के बाद बच्चों आपने उसे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो हम बोलते हैं वर्क हुआ है। अभी हम लोग इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई फ्लोर है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज कीजिए किसी पोजीशन ए पर रखा हुआ है। अभी कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए पर था और मैंने उस पर बच्चों इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसे डिस्प्लेस कर दिया मैंने ए से बी तक। अर्लियर द ऑब्जेक्ट वाज लोकेटेड एट ए, नाउ इट इज शिफ्टेड टू बी बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स। मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसे ए से बी तक डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा दिया बच्चों कि उसे जो डिस्प्लेसमेंट मिल गया है वो मिल गया है एस। शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ए पर था। बाद में उसे कहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया? बी पर डिस्प्लेस कर दिया। और उसे कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया? उसे एस डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जो वर्क होगा बच्चों, इस केस में जो वर्क होगा वो वर्क किसके बराबर होगा? वर्क जो होता है बच्चों, हाउ वर्क इज डिफाइंड? वर्क इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में वर्क की परिभाषा यही होती है बच्चों। डेली लाइफ का वर्क और हमारे फिजिक्स का वर्क दोनों में कई बार डिफरेंस होता है, कई बार दोनों वर्क सेम भी होते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि डेली लाइफ में कुछ वर्क हुआ लेकिन फिजिक्स में उसे वर्क नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते खुलती जाएंगे। बट अभी के लिए बच्चों आप ये देखिए कि हाउ वर्क इज डिफाइंड इन फिजिक्स। वर्क इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड वन मोर थिंग हैज टू बी नोटिस्ड ओवर हियर, दैट दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपको फोर्स की डायरेक्शन में लेना है। यू रिमेंबर, ये देखिए आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो फोर्स की डायरेक्शन में लेना है। जैसे बाई चांस इस केस में देखिए, इस केस में बकायदा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई आपने ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही दिया, तो जो वर्क होगा बच्चों वो वर्क किसके बराबर होगा? वर्क विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, चैप्टर क्लोज। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो बच्चों वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई बड़ी लुच्ची सी बात करी है मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में लाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्क कैसे डिफाइंड है? वही वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड एज आई टोल्ड दैट दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ force. This displacement has to be taken in the direction of force. What I mean by this particular thing that you can understand over here, ये देखिए ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ था बच्चों? ए पर था और बाद में मान लीजिए उसे आपने कहाँ पर लेके चले गए? अर्लियर द ऑब्जेक्ट वाज लोकेटेड एट ए, नाउ इट इज शिफ्टेड टू बी। एंड सपोज यू पीपल आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आप फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं और उसे जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बच्चों वो इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। एंड लेट अस सपोज दैट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने माना कि इन दोनों सदिशों के बीच में कोण जो है बच्चों वो थीटा है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। भाई देखिए पिछले केस में क्या था? पिछले केस में दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। दे बोथ वर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? हमको एक्चुअली क्या करना? वर्क जो फिजिक्स में डिफाइंड है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो देखिए ये तो फोर्स आपके पास में ऐसा का ऐसा रहा और इस डिस्प्लेसमेंट को आप फोर्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। इस डिस्प्लेसमेंट को आप फोर्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए और जब आप इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा एस कॉस थीटा। भाई हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं और किसी भी वेक्टर को अगर आपने थीटा एंगल पर रिजॉल्व करना है तो वो क्या हो जाता है? उसका कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाता है। तो ये एस था, एस का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों एस कॉस थीटा, तो वर्क डन हो जाएगा। सिंपल, एफ कॉस कॉस थीटा।
यहाँ पर मैंने फोर्स को जैसा था वैसा का वैसा रखा और डिस्प्लेसमेंट को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया बच्चों। मैं इसका उल्टा भी कर सकता था कि मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसा का ऐसा रखता और फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करता। अगर फोर्स को रिजॉल्व करता बच्चों तो वो एफ कॉस थीटा आ जाता। कुल मिलाकर बात वही होती, ये भी एफ एस कॉस थीटा है और ये भी एफ एस कॉस थीटा है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, यू जस्ट हैव टू डू ओनली वन थिंग, कीप वन वेक्टर इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन एंड रिजॉल्व अनदर वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, सिंपल। अगर फोर्स ऐसा का ऐसा रखा, डिस्प्लेसमेंट को तो रिजॉल्व करेंगे, एस कॉस थीटा आ जाएगा। अगर मैं भैया एस को ऐसा का ऐसा रखूँ, फोर्स को रिजॉल्व कर लूँ तो ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। वर्क फिजिक्स में किस तरह से डिफाइंड होता है बच्चों? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एस कॉस थीटा। और इससे बच्चों यदि मैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, हम जो जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं ए बी कॉस थीटा को अगर ए डॉट बी लिख दूं तो एक ही बात होगी। तो इस तरीके से हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क हो जाएगा बच्चों एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट एस। आप एफ डॉट एस को क्या लिखेंगे फाइनली? एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन theta is the angle between force vector and displacement vector। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग जानते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल है बच्चों थीटा। अब यहाँ पर जो है बच्चों हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यदि हम लोग वर्क की यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए वर्क किस तरह से डिफाइंड है बच्चों। वर्क है एफ इंटू एस, वर्क होता है बच्चों एफ इंटू एस। और जहाँ तक फोर्स का सवाल है तो फोर्स की यूनिट बच्चों क्या है? न्यूटन है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है। फोर्स की यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बच्चों? मीटर। तो वर्क डन की यूनिट जो हो जाएगी बच्चों वो न्यूटन मीटर हो जाएगी, है ना। और अगर आप कॉस थीटा भी लिखना चाहें तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए आप कॉस थीटा लिख दीजिए। अभी आप कॉस थीटा लिख दीजिए भाई। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर है। और जहाँ तक कॉस थीटा का प्रश्न है बच्चों, कॉस थीटा तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी, कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और रेशो ऑफ टू लेंथ इज ऑब्वियसली अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड एज वी नो दैट कॉस थीटा इटसेल्फ इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज। कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा, कॉसेक या फिर सेक थीटा हो, सभी के सभी छयों के छह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज जो होते हैं बच्चों, दे आर द रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हम नाम ही देते हैं तो वो यूनिटलेस होंगे ही होंगे। सो देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी, तो वर्क डन की यूनिट बच्चों न्यूटन मीटर हो जाएगी। तो वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। और ये जो न्यूटन मीटर है बच्चों इसी को हम लोग जूल भी कहा करते हैं, हम लोग इसको जूल भी कहा करते हैं भाई। फोर्स की एमकेएस यूनिट में यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की एमकेएस यूनिट में यूनिट होती है मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसे आप लोगों ने जूल नाम दिया। इसी तरीके से वर्क की अगर एमकेएस यूनिट कही जाए बच्चों तो वो होती है डाइन और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट आई एम वेरी वेरी सॉरी, फोर्स की यूनिट है बच्चों डाइन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को अगर मैं अर्ग लिख दूं तो मेरे ख्याल से आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति अगर है तो मैं बता देता हूं। चलिए बच्चों, डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग कहा करते हैं और न्यूटन मीटर को जूल कहा करते हैं। एक्चुअली एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर। एक जूल बराबर होता है बच्चों एक न्यूटन मीटर। और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चलिए हम लोग 1 जूल की अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज कीजिए अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जैक्टली 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों एग्जैक्टली 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे मैंने उसी फोर्स की डायरेक्शन में बच्चों 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे हमने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जो वर्क डन आएगा बच्चों वो आएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और 1 न्यूटन 1 मीटर मतलब क्या बच्चों? 1 जूल। ये देखिए 1 जूल हो जाएगा। सो हाउ यू कैन डिफाइन 1 जूल? 1 जूल इज बेसिकली डिफाइंड एज द वर्क डन। 1 joule is basically defined as the work done when 1 Newton force is applied on an object and displacement of exactly 1 meter is imparted to it। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो 1 जूल होगा।
मेरे ख्याल से आपके मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरीके से घुस चुकी होगी। मैं एक बार फिर से परिभाषित किया जाता हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय 1 जूल। 1 जूल इज बेसिकली बच्चों व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इज इम्पार्टेड टू इट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन व्हाट वर्क वी डू इज बेसिकली 1 जूल। तो ये 1 जूल की डेफिनेशन हो गई। इसी प्रकार से बच्चों हमने जो एनर्जी की या वर्क की एक दूसरी यूनिट कौन सी देखी बच्चों, अर्ग। और 1 अर्ग बराबर होता है बच्चों 1 डाइन सेंटीमीटर। 1 अर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, 1 डाइन सेंटीमीटर। और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, देखिए यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर एक डाइन का फोर्स लगाता हूं, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑफ 1 डाइन ऑन एन ऑब्जेक्ट and impart the displacement of 1 सेंटीमीटर in this direction। यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों एक डाइन का फोर्स लगाया और उससे 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया बच्चों, तो जो वर्क डन होगा वो होगा 1 डाइन। वर्क डन होगा बच्चों 1 डाइन इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा 1 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, इसी को हम नाम देंगे 1 अर्ग। सो व्हाट इज मीन्ड बाय 1 अर्ग। 1 अर्ग इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। 1 अर्ग इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क व्हेन force of 1 dyne is applied on an object and it is displaced by 1 centimeter exactly in the direction of force। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर एक डाइन का बल लगाया और जिसे 1 सेंटीमीटर का विस्थापन बल की दिशा में ही आरोपित दिया बच्चों, तो उस केस में जो वर्क होगा वो वर्क 1 अर्ग के बराबर होगा। तो ये 1 अर्ग की बच्चों डेफिनेशन हो गई और ये 1 जूल की डेफिनेशन हो गई। होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटी सी बात है, स्कूल लेवल पे पूछ ली जाती है व्हाट यू मीन बाय 1 जूल और 1 अर्ग। इवन जूनियर क्लास में भी मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके हैं 1 जूल क्या होता है, 1 अर्ग क्या होता है। और अर्ग वैसे जूनियर क्लास में बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। मैंने तो जिस समय पढ़ाया था बच्चों, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने जरूर पढ़ाया था, पर कई सारे लोग शायद नहीं पढ़ाते हैं, कई सारे लोग नहीं पढ़ते। जिन्हें नहीं पढ़ते उनको आज तो मैंने पढ़ा ही दिया है। तो बच्चों 1 जूल, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क होगा बच्चों 1 जूल। इसी प्रकार से यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर एक डाइन का फोर्स लगाया और उसे डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो वर्क डन होगा 1 अर्ग। तो ये 1 अर्ग की और 1 जूल की परिभाषा हो गई। अब इनकी परिभाषा तो हो गई, अब लाजमी बच्चों इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है और 1 अर्ग कितने जूल के बराबर है। तो चलिए साहब, 1 जूल, भाई 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर। और ये तो चलिए एक, और जहां तक न्यूटन का सवाल है बच्चों, तो वो है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर है 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 मीटर बराबर है बच्चों 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर गौर कीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई। 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 10 की पावर 5 डाइन। न्यूटन तो 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये हम लोग फोर्स में पढ़ चुके हैं। और जहां तक मीटर का सवाल है बच्चों, वो है 100 सेंटीमीटर। और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 5, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 2। भाई 1 के बाद में 2 0 मतलब 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा बच्चों क्या, 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये लीजिए 9 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया बच्चों अर्ग। सो व्हाट वी सी दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होगा बच्चों 10 की घात 7 अर्ग। यूं कह सकता हूं कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब यदि मैं दोनों साइड 10 टू द पावर 7 से डिवाइड कर दूं, तो इधर 10 की पावर 7, इधर भी 10 की पावर 7, और ये लीजिए तो इस बेसिस पर क्या आ जाएगा बच्चों, इस बेसिस पर आ जाएगा 10 टू द पावर -7 जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग। तो बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अर्ग। 1 अर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -7 जूल्स। सिंपल सी बात है। 1 जूल बराबर कितने अर्ग, इतने अर्ग, और 1 अर्ग बराबर कितने जूल, इतने जूल। तो ये हमारे पास में इन दोनों में रिलेशन हो गया बच्चों, इन दोनों में रिलेशन हो गया। और इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जूल को यदि अर्ग में कन्वर्ट करना है तो आप 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ यू वांट टू कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। एंड if you want to go in the reverse direction, that is if in some problem you need to convert erg into joule, then you will need to divide by 10 to the power 7. So this is a conversion factor. तो वर्क की यूनिट बच्चों हम लोगों ने जूल देखी, वर्क की यूनिट हम लोगों ने अर्ग देखी, और भी इसकी यूनिट होती है बच्चों।
इसकी और भी कई सारी पॉपुलर यूनिट्स हैं वर्क की। अभी हम लोगों ने कुछ यूनिट देखी हैं, जूल और अर्ग देख ली है। इसके अलावा मैं इसकी एक और पॉपुलर यूनिट बताता हूँ बच्चों आपको। वर्क की एक और यूनिट बोली जा सकती है कैलोरी। एज सच कैलोरी वर्क की यूनिट तो नहीं बोली जाती, कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो वर्क की यूनिट होती है वही सभी एनर्जी की भी होती है। तो एनर्जी क्या है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, एज सच जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर नहीं ध्यान है तो अभी हम थोड़ी देर बाद एनर्जी पर भी आएंगे, तब हम लोग सारी बातें कर लेंगे। पर अभी के लिए बच्चों मान लीजिए, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एनर्जी की या वर्क की एक और यूनिट हमारे पास में कैलोरी, और कैलोरी जिससे हम लोग शॉर्ट में CAL से लिखा करते हैं। और एक कैलोरी बराबर होता है बच्चों 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। और 4.18 होता है सच, लेकिन हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल लिख दिया करते हैं बच्चों। तो ये एनर्जी की या वर्क की एक और यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और यहाँ से भी वही बात आ सकती है बच्चों कि यदि आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, यदि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का है भैया, तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी देन यू नीड टू डिवाइड बाय 4.2। तो यहाँ आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट कैलोरी इनटू जूल 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टू कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। और आगे की और बात बताता हूं बच्चों। ये तो देखिए एनर्जी की या वर्क की हम लोगों ने यूनिट निकाली, इसकी और भी हमारे पास में यूनिट है। हमारे पास में इसकी एक और यूनिट जो मुझे ध्यान आ रही है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एक और काफ़ी पॉपुलर यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चल के आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जिसे एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है। वैसे एटॉमिक फिजिक्स भी कह सकते हैं। आप लोगों को ध्यान हो, अगर हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था उसमें भी पढ़ा है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम लोग EV से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 EV बराबर होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी की या वर्क की सबसे छोटी यूनिट है बच्चों। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। ये एनर्जी की या वर्क की बच्चों सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एक और एनर्जी की यूनिट आ रही है बच्चों मेरे पास में, वो है बच्चों किलो वाट आवर। दिस इज वन मोर पॉपुलर यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, किलोवाट आवर, जिसे हम लोग kWh से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और kWh से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये कैसे आया, ये इसी चैप्टर में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी की वर्क की सबसे बड़ी यूनिट है। You see here, this is the smallest unit of work or energy, while this is the largest unit of energy or work. ये एनर्जी की या वर्क की सबसे बड़ी इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने देखा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों इतने जूल के बराबर, और 1 किलोवाट आवर है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया कैसे आया, ये भी हम लोग आगे चल के जरूर डील करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग देखें बच्चों, तो एसएस तो देखिए ये सारी एनर्जी की या वर्क की यूनिट है, पर जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट है बच्चों वो जूल है। और सेकेंड नंबर पर आप लोग अर्ग बोल सकते हैं। एसएस CGS सिस्टम से हमारा बहुत कम वास्ता पड़ता है। हमारा जो काम पड़ता है वो बेसिकली MK सिस्टम से, SI सिस्टम से, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम से ही हमारा ज़्यादा पाला पड़ता है। तो ये आपके पास में बच्चों एनर्जी की या वर्क की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल और किलोवाट आवर बराबर कितने जूल। मेरे ख्याल से आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरीके से प्रवेश कर चुकी होगी एग्जैक्टली। चलिए बच्चों, तो हमने देख लिया कि एनर्जी या वर्क की यूनिट क्या, न्यूटन मीटर बोल दीजिए या जूल बोल दीजिए, एक ही बात है। डाइन सेंटीमीटर बोल दीजिए या अर्ग बोल दीजिए, दोनों बातें भी एक ही हैं बच्चों। अब जरा उसके हम और आगे बढ़ें तो देखिए, अभी आपने वर्क डन के बारे में बोला बच्चों। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। और आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? बकायदा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? ये भी बकायदा वेक्टर क्वांटिटी है भाई।
दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन आप यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यूँ बोल दिया जाए कि आप दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो वर्क है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी होगी? नेचुरली वर्क वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। जो कार्य होगी बच्चों वो एक अदिश राशि होगी, वो एक ऐसी राशि होगी बच्चों जिसकी कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, देखिए यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई करा है, स्केलर मल्टीप्लाई करा है, सो आई कैन कॉन्क्लूड दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। और उसकी यूनिट के बारे में आप लोगों ने बात कर ली। चलिए हम लोग एक सरल सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे आपके पैकेज में भी मेंशन्ड है कि माना कि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे बच्चों 20√2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। गौर कीजिएगा, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20√2 मीटर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री विद द फोर्स वेक्टर। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगाया, उसे इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, किस एंगल पर बच्चों? 45 डिग्री के एंगल पर। किसके साथ? फोर्स के साथ। हमसे पूछा है हाउ मच वर्क वुड बी डन, कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा इसे हमको जानना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? इसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू आएगा बच्चों एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। वर्क कितना करना है? फोर्स कितना दे रखा है आपको? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों? 20√2। फोर्स आपको दे रखा है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20√2, और ये बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 45 डिग्री के एंगल पर दिया है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोण कितना बच्चों? 45 डिग्री। दोनों के बीच में कोण होगा बच्चों 45 डिग्री। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 2000√2, और cos 45 की वैल्यू मेरे ख्याल से आप सबको पता होगी 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अभी √2 से √2 हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से रूठे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में मनाने गए हैं, एक दूसरे को कैंसल हो गए बच्चों। और इस तरीके से हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, 2000 जूल्स आ जाएगा। बड़ा लुच्चा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया। वैल्यूज रखनी है, फोर्स रखना है, डिस्प्लेसमेंट रखना है, एंगल निकाल रखना है, और आपका काम फटाफट हो जाएगा। बस यहाँ पर किसी किसी की बत्ती गुल हो सकती है कि cos 45 की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट ऐसे होंगे, मेडिकल छोड़िए कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जिनको cos 45 की वैल्यू भी याद नहीं होगी। सब तरह के लोग होते हैं बच्चों। काफ़ी लंबा अनुभव मैंने बिताया है, तो कई तरह के स्टूडेंट देखे हैं। कुछ ऐसे जो बहुत जीनियस रहे हैं, कुछ ऐसे रहे हैं जो जीनियस है, कुछ सो रहे हैं, और कुछ कमज़ोर और कुछ महाकमज़ोर रहे हैं। तो सबके रहते हैं। कुछ अक्लमंद होते हैं और किन की अक्लमंद पड़ी होती है, तो डिपेंड करता है बच्चों। मेरी कोशिश ये है कि जो अक्लमंद हो वो भी समझे, और जिसकी अक्लमंद हो वो भी अक्लमंद हो जाए। एनीवेज, सो अभी हम लोग आगे काम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बच्चों वर्क डन के बारे में बात करी, थोड़ा सा प्रस्थान करें। चलिए साहब, अभी आप लोगों ने जो वर्क डन कैलकुलेट करा बच्चों, वो क्या आया? वर्क डन आया बच्चों एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर अब हम लोग जो है बच्चों एक काम की बात देखते हैं। देखिए एफ एस कॉस थीटा वेयर, ये देखिए ये एस वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है, ये, और जो एंगल है बच्चों वो कुछ थीटा है इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पर अलग अलग केस बन सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल है, किनके बीच में? ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर ये एंगल बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, ध्यान दीजिए, इफ दिस एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर ये कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको पता है 0 से 90 के बीच में आप cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसके बीच में cos थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है भाई। 0 से 90 के बीच में cos 0, cos 10, cos 20, cos 30, cos 45, 60, 90 पर आप cos की वैल्यू निकालोगे, cos की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगी। cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्क डन होगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। जो वर्क डन होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। मतलब इस केस में जो वर्क होगा, दिस वर्क वुड बी सेड एज पॉजिटिव वर्क। इस वर्क को हम लोग धनात्मक कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? पॉजिटिव वर्क। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वर्क? अगर बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 0 से 90 के बीच है,
समवाट कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। मान लीजिए ये एस है और ये मान लीजिए एफ है। अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि दे बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम से मतलब ये नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो। भाई वेक्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि अगर हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो फिर वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये देखिए इस केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैंने क्या कर दिया, यदि जो एंगल है बच्चों इफ इट इज एक्सीडिंग 90 डिग्री, अगर वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है बच्चों और 180 से कम है, अगर वो वर्क जो है बच्चों वो क्या है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ऐसे केस में जो कॉस थीटा होगा बच्चों, कॉस थीटा आपको मेरे ख्याल से पता होगा, एटलीस्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो जानते होंगे, ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों हिंदी में जिसे द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, उस द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाजमी है बच्चों वर्क भी नेगेटिव होगा। ये जो केस होगा बच्चों, दिस केस वुड बी टर्म्ड एज नेगेटिव वर्क, इसे हम लोग नेगेटिव वर्क कहेंगे। और नेगेटिव वर्क कब होगा बच्चों, ये देखिए सपोज कीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स है, और यहाँ इस चित्र से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ पर दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। और आप एक बात और जानते हैं कि अगर एंगल 90 से ज़्यादा होता है, अगर एंगल 90 से ज़्यादा होता है बच्चों, तो उस एंगल को हम प्रेम पूर्वक कहा करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और ये जो एंगल होता है बच्चों ये कहलाता है एक्यूट एंगल। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर उन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो कब वर्क डन पॉजिटिव है, जब कुछ एक्यूट एंगल है, अदरवाइज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है बच्चों, दीज टू कैन बी सेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों को विपरीत दिशाओं में लाया जा सकता है, इन दोनों को बच्चों विपरीत दिशाओं में लाया जा सकता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और जबकि यहाँ पर दोनों कैसे थे बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पर दोनों जो थे बच्चों वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में थे, किंतु परंतु यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल है वो अपोजिट है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर बच्चों दोनों के बीच में एंगल जो है वो कैसा है, 0 से 90 के बीच है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और 0 से 90 के बीच में मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर 90 अगर नहीं लेते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, भाई थीटा 90 तो कॉस थीटा थीटा अगर 90 हो जाएगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर 90 नहीं लिया तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, और जब यहाँ 0 नहीं होगा तो यहाँ भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने 90 लिया ही नहीं था। अब तीसरा केस मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ बच्चों, तीसरा केस कैसा, तीसरा केस है बच्चों, यदि मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कर दूँ, थीटा आई एम टेकिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर मैंने 90 डिग्री कर दिया बच्चों तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो वर्क डन होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल लाजमी है। ऐसे केस में जो वर्क डन है बच्चों वो 0 हो जाएगा, और अगर वर्क डन 0 हो गया, अगर वर्क डन 0 हो गया बच्चों तो नेचुरल सी बात है कि इसे हम बोलेंगे 0 वर्क, इसे हम बोलेंगे 0 वर्क। और ये कब है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 है बच्चों तो वर्क डन कितना 0, शून्य वर्क होगा। एक और केस भी ले सकते हो इसी के अंदर कि अगर मान लो इसी में एक और केस भी हो सकता है बच्चों, यदि हम डिस्प्लेसमेंट ही 0 दे दें, हम कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दें, हम फोर्स तो लगाएं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, घुस गया इसके अंदर, पूरी मेहनत कर दी, पर बच्चों फिर भी मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाया, तो एस कितना होगा बच्चों 0 होगा। और अगर एस 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी 0 होगा। भाई मैंने मेहनत तो खूब करी, बहुत ताकत लगाई, जितनी ताकत थी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी मेरे बाजुओं में इतना दम नहीं था कि मैं इसे विस्थापन दे पाऊँ। आई एम नॉट एबल टू इम्पार्ट एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो आई विल से दैट एज इक्वल्स टू 0, एंड इफ एज इक्वल्स टू 0 work done would be definitely 0, because here if any of these three quantities 0, work done is definitely 0. So if you are applying some force but not able to give any kind of displacement, then work done is necessarily 0.
वर्क डन नेसेसरीली 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 अलग अलग केसेस हैं। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हम लोग एक्चुअली टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चों मैंने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, या यूं कहूं कि दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है, दोनों के बीच में न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम एंगल है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, वर्क डन नेगेटिव होगा। और यदि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो भी वर्क डन 0। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने इस दस्तर को उठाया, सपोज कीजिए मैंने इस दस्तर को उठाया। अब मैं इस दस्तर को अगर उठा रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कोई बोलेगा सर आप फोर्स नहीं लगा रहे, आप तो इसको पकड़े रखें। अरे भैया, अगर ऐसे ही पकड़े रखने में कोई फोर्स नहीं लगता तो फिर मुझे ऐसे हाथ लगाने की भी क्या जरूरत है, मैं छोड़ दूँ। मैं जैसे ही छोड़ूंगा वैसे ही ये झट से नीचे आ जाएगा। मतलब मैंने इसको उठाने में फोर्स तो लगाया, क्योंकि चलिए अभी तो ये हल्की सी चीज़ है, लेकिन अगर मैं इसी को आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पकड़े रखूं, कोई सज़ा मुझे मिल जाए कि सर आपको ये डस्टर पकड़े रखना है, तो पकड़े रखूंगा भैया। तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद तो मेरे बाजुओं में दर्द होने लगेगा, उनमें भी तो कुछ पेन होने लगेगा। भाई मैं भी मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, खुशी होती है, सुखी भी होता हूँ, सभी चीज़ें रहती हैं। और अब जब मैं इसे पकड़े रखूंगा बच्चों तो मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अब कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? इफ आई एम होल्डिंग इट नेसेसरली आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इफ आई रिलीज इट, यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाना है। यदि मैंने इसको छोड़ दिया बच्चों तो ये नीचे गिर जाना है, ये टिकेगा नहीं अपनी जगह पर, ये नीचे गिर जाएगा। एग्जैक्टली इसने, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ गिर जाएगा बच्चों? ये नीचे गिर जाना है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़े रख रहा हूँ, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल ऊपर, वर्टिकल अपवर्ड लगाऊंगा, क्योंकि आई एम होल्डिंग दिस डस्टर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी बोलती है इस डस्टर को चल नीचे आ जा, और मैं बोलता हूं नहीं जाना। अब मैं बोलूं नहीं जाना तो ये मेरी बात क्यों मानेगी? भाई ये तो ग्रेविटी के प्यार में डूबी पड़ी है, इस ग्रेविटी इसको बोल रही है नीचे आ जा, ये तो जाएगी। भाई कोई प्यार से बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा ना। अब मैं इसको अगर रोकना चाहता हूं तो मुझे भी तो प्यार जताना पड़ेगा, तो मुझे प्यार जताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको होल्ड करना पड़ेगा। और ग्रेविटी बोलती है नीचे आ जाओ, और मैं बोलता हूं नहीं जाओ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि मैं इसे होल्ड करे रखूं। आई हैव टू होल्ड दिस डस्टर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको होल्ड करना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर। अब अगर मान लीजिए मैंने फोर्स तो लगा दिया ऊपर, अब मैं इसे पकड़े रखता हूं, इसे पकड़े रखता हूं बच्चों, तो फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो वर्क डन कितना? वर्क डन होगा 0, वर्क डन 0 होगा। तो देखो मैंने आपको कहा था बिल्कुल बिगिनिंग में कि कई बार ऐसा होता है कि हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं पर फिजिक्स में वर्क नहीं करते। अब इसे पकड़े रखना मेरे लिए एक वर्क है, लेकिन फिजिक्स कहता है आपने कोई वर्क नहीं किया, आपने कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज यू हैव नॉट डिस्प्लेस्ड इट, यू हैव नॉट डिस्प्लेस्ड इट। और अगर आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो वर्क डन 0 होगा, लाजमी है। और अगर मैं इसी डस्टर को बच्चों उठा के ऊपर लेके जाऊं, यदि मैं इस डस्टर को उठाकर ऊपर लेके जाता हूं तो क्या होगा? मेरा फोर्स तो, भाई मैंने इस डस्टर को होल्ड किया, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है, मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है। अब अगर इसमें मैं पहला केस दूं, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दे दूं, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दे दूं, तो इस केस में जो वर्क डन आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? मैंने इसे होल्ड किया, मैं इसे ऊपर ले गया, मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। भाई मैंने इसे होल्ड करा, मैं इसे कहाँ ले गया? ऊपर, तो वर्क डन भी ऊपर होगा। वर्क डन भी, सॉरी वर्क तो स्केलर क्वांटिटी, वो ऊपर तो मुझे बोलना गलत होगा, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, मैं क्षमा चाहूँगा, प्रायश्चित कर रहा हूँ इस बात का, क्षमा मांगकर। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे मिच्छामि दुक्कडम, तो आप मुझे बोलें कि जी हाँ साहब, आपको हमने क्षमा किया, आपको हमने माफ़ किया। अब देखिए, फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दे रहा हूँ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0, वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर इसी डस्टर को बच्चों अगर मैं नीचे की तरफ ले जाता हूं, इफ आई एम गिविंग इट डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन यू कैन सी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव बच्चों, कार्य ऋणात्मक होगा। और तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस, अगर मैं इस डस्टर को उठा लेता हूं,
इस डस्टर को उठा लेता हूं और मैं इस डस्टर को उठा के हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, इस डस्टर को उठा के हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, तो क्या होगा भाई, मैंने इसे होल्ड किया, होल्ड करते से ही मैंने इस पर फोर्स ऊपर लगाया, ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, वर्क डन होगा 0, 0, 0, लाजमी है, बिल्कुल लॉलीपॉप सी बात है बच्चों। इस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा केस है बच्चों जिसमें वर्क डन 0 आएगा। जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल होता है कि कोई कूली है, एक बड़ा हैवी सा लगेज उसने अपने सर पे रखा हुआ है, अ कूली इज हैविंग होल्डिंग अ वेरी हैवी लगेज ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। बताइए उसने कितना वर्क किया, तो कितना वर्क किया भाई, जब उसने हैवी से लगेज को अपने सर पे उठाया तो उसने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसने ऐसा दिया, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्क डन और फोर्स जो है बच्चों वो कैसा है, फोर्स जो है वो वर्टिकल है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 होगा। तो हम कुली को पैसे देंगे ही नहीं भाई, कुली हमसे बोलेगा पैसे, तो हम बोलेंगे काहे के पैसे भैया, काहे के रुपए, अरे भाई तुमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट दिया हॉरिजॉन्टल, तो भैया वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं, फिजिक्स तो कहता है वर्क डन हुआ ही नहीं। तो बच्चों फिर कुली उसके बाद में आप पर क्या वर्क करेगा, इस बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता, शायद आप कल्पना करने में सक्षम हो, बट फिजिक्स तो ये कहता है बच्चों ऐसे केस में कोई वर्क नहीं हुआ। फिजिक्स में वर्क तब कहलाता है जब आप डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में दें, और ऐसे केस में वर्क डन 0 होगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अभी इसी डस्टर के बारे में बात करूं बच्चों, अगर अभी मैंने जो डस्टर पे जो वर्क करने की बात करी वो मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना वर्क किया मैंने वो बताया। अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं काउंट करूं, यदि मैं काउंट करूं कौन से वर्क को, यदि मैं काउंट करूं बच्चों ग्रेविटी ने कौन सा वर्क किया, तो देखिए मैंने जो फोर्स लगाया वो ऊपर लगाया, लेकिन ग्रेविटी कॉन्टिन्यूसली इस पे कैसा वर्क कर रही है, ग्रेविटी इस पे कैसे फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी इस पर बच्चों नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। अब यदि मैं इसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर देता हूं तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आएगा। हमने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है। मैं अगर इस डस्टर को उठाकर ऊपर लेके जाता हूं, अगर मैं इसे उठाकर ऊपर लेके जाता हूं तो मेरा फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर बात हो चुकी होगी। लेकिन इस डस्टर को जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है बच्चों नीचे, ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ऊपर, तो वर्क डन क्या, वर्क डन पॉजिटिव, और सॉरी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो जहां मेरा वर्क पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, गौर कीजिए ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि इस डस्टर को उठाकर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूं तो मेरा फोर्स तो ऊपर है, अगर मैं इस डस्टर को उठा के नीचे लेके जाता हूं तो जो मेरा फोर्स है वो ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल 180 होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं अगर मैं ग्रेविटी के वर्क के बारे में बात करता हूं तो ग्रेविटी का फोर्स कहां बच्चों, नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, नीचे है, तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा। तो जहां हमारा वर्क पॉजिटिव आ रहा है ग्रेविटी वहीं वर्क नेगेटिव कर रही है, जहां हमारा वर्क नेगेटिव है बच्चों वहां पे ग्रेविटी वर्क पॉजिटिव कर रही है। बड़ी काम की बात है, ये बड़े काम की बात है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी पर डब्ल्यू वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट ए बी पर डब्ल्यू वर्क करता है तो बी ए पर बच्चों माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। ये तयशुदा बात है, बिल्कुल तयशुदा बात है। हम लोगों ने एनएलएम में थर्ड लॉ पढ़ा है, देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन equal and opposite. What force is being applied by A on B is the force applied by B on A. The both forces are equal in magnitude but their directions are opposite. So what will happen? So their work will be absolutely negative of each other. जहाँ मेरा वर्क पॉजिटिव बच्चों ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, जहाँ मेरा वर्क नेगेटिव वहाँ ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है, और जहाँ मेरा वर्क 0 होगा वहाँ ग्रेविटी का वर्क भी 0 होगा, क्योंकि मैं जब इसे उठाकर इधर लेके जा रहा हूँ तो मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 90, वर्क डन 0। ठीक इसी प्रकार से ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो भी वर्क डन 0। तो ये बच्चों काम की बात है। और भी ऐसा देख सकते हैं, आ जाते हैं स्कूल लेवल पर, आ जाते हैं गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क। तो जैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के कुछ उदाहरण बताए, ऐसे ही मान लीजिए कोई सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर में कोई पिस्टन है, क्या बोला जाता है इसे, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोला जाता है पिस्टन। अब इसमें अंदर मैंने कोई गैस भर रखी है, ये लीजिए मैंने इसके अंदर कोई गैस भर रखी है। अब अगर ये गैस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है, इफ दिस गैस इज एक्सपांडिंग, अगर गैस फैल रही है, अगर गैस प्रसारित हो रही है, तो क्या होगा बच्चों, फोर्स
बाहर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अगर यहीं पर बोला जाए बाहर जो एयर होगी बच्चों, एयर क्या करेगी, एयर इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, भाई अंदर की गैस पिस्टन को बोलेगी बाहर जाइए ना, और बाहर की एयर बोलेगी पिस्टन को अंदर जाइए ना। अब अगर मान लीजिए अंदर की गैस ज़्यादा ताकतवर है, अगर अंदर की गैस ज़्यादा ताकतवर है तो पिस्टन ने बाहर जाना है, तो अंदर की गैस का वर्क क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, लेकिन बाहर की एयर का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। काहे, क्योंकि बाहर की एयर पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलना चाह रही है कि पिस्टन अंदर जाओ, लेकिन पिस्टन है कि बाहर आ रहा है। तो फिर भैया एयर का फोर्स ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा, एयर का फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है, एंगल दोनों के बीच में 180 हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वर्क डन को कैलकुलेट करने का कार्य को की गणना करने का बच्चों एक तरीका आ गया। तो कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा और कब वर्क डन जीरो होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे मैं सर्कुलर मोशन अगर हम पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है बच्चों जो फोर्स होता है, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को, किसी स्टोन को मैं किसी धागे में बांध कर घुमा रहा हूं, अ स्टोन आई हैव टॉट इन अ स्ट्रिंग एंड व्हर्लिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, और मैं इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं, तो आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो टेंजेंशियल होता है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, और जो फोर्स होता है बच्चों वो रेडियल होता है, और इन दोनों के बीच में जो कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच में जो कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है, और अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन जीरो होगा। या अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं देते हैं तो भी वर्क डन जीरो। अब आपने मान लीजिए किसी कुली को बोल दिया भैया आधे घंटे मेरा लगेज लेके खड़े रहो, तो वो ठीक है खड़ा है, वो आपसे डिसाइड कर लिया उसने कि साहब मैं इतने पैसे लूंगा, आधे घंटे पकड़ के खड़ा रहूंगा। अब आप आधे घंटे बाद बोलते हो भैया आपने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया। तो फिजिक्स के स्टूडेंट होने के भांति के कारण तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो एक मनुष्य होने के कारण बिल्कुल सही बोल रहा है, और फिर वो अपनी मनुष्यता से अगर उसकी दानवता में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको फिर बोले देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा कि किसी स्टोन को धागे में बांधा, उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, बताओ कितना वर्क होगा। अरे कितना क्या वर्क होगा, कोई वर्क होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है रेडियल, और भाई डिस्प्लेसमेंट कैसा है, टेंजेंशियल, तो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री होगा ना, और दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री, तो वर्क डन जीरो। ऐसा एक उदाहरण मिलेगा कि कोई सैटेलाइट है जो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, आगे चल के ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे आप, क्योंकि सैटेलाइट है भैया वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, बताओ पृथ्वी ने उस पर कितना वर्क किया, तो पृथ्वी ने उस पर कितना वर्क किया बच्चों, पृथ्वी ने उस पर कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि फोर्स लगता है रेडियल, डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल, दोनों के बीच में कोण होगा बच्चों 90 डिग्री, और वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण है बच्चों कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है। और ये जो मैंने काम की बात बताई बच्चों आपको कि अगर ए ने बी पर डब्ल्यू वर्क किया तो बी ए पर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने इसके हमने वर्क देख लिया, वर्क का टाइप देख लिया, वर्क की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अभी जैसे हमने जो क्वेश्चन करे बच्चों, अब एक ही न्यूमेरिकल किया सच हम लोगों ने, तो हम लोगों ने उसमें जो देखा बच्चों जो फोर्स था वो कांस्टेंट फोर्स था। जैसे अभी बोला मैंने आपको कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी हम लोगों ने सम किया था ना, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 20√2 मीटर दिया, तो वो जो फोर्स था बच्चों वो कांस्टेंट था। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उस पर फोर्स चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट शुरू में कहां पर था बच्चों, ए पर था और बाद में उसे कहां पर डिस्प्लेस किया, बी पर। आपने ए से उसे बी तक डिस्प्लेस कर दिया। अब जब आप उसे ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों तो फोर्स चेंज हो रहा है। अभी आप यहां पर देखें तो यहां पर 10 न्यूटन लगा, फिर यहां पर 11 न्यूटन लगा, सॉरी सपोज कीजिए यहां पर 10.5 लगा, फिर यहां पर 11 लगा, फिर यहां पर 11.2 लगा, फिर यहां पर 10.5 हो गया, फिर यहां पर 10 हो गया। इस तरीके से फोर्स चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर वो बदल रहा है तो फिर क्या होगा, तो हम जिससे समझ सकते हैं बच्चों, जो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यदि परिवर्ती बल के बारे में बोला जाए, यदि एक ऐसे फोर्स के बारे में बोला जाए जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम कैसे वर्क निकालेंगे बच्चों। अगर वर्क डन, अगर फोर्स चेंज हो रहा है, सपोज कीजिए अगर फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया आपको, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, वी शैल गिव अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट,
एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं ds, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हम वर्क डन निकाल लेंगे, वो हो जाएगा f डॉट ds। एक बहुत छोटा सूक्ष्म अति सूक्ष्म विस्थापन दिया, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, इतना छोटा कि जिस दरमियान मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट लगभग में दिया ही नहीं है, लगभग मैं बोल सकता हूं कि जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट लगभग दिया ही नहीं है, ये यूं बोल सकता हूं कि इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया कि उसमें मैं मान लेता हूं कि उस दरमियान फोर्स में चेंज नहीं आया। सपोज करो जब मैं ऑब्जेक्ट को मैंने इतना स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये देखिए मैंने इतना स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया कि इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की रेंज में फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो एफ डॉट डी एस होगा। तो ऐसा जो टोटल वर्क होगा बच्चों, वो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हो जाएगा बच्चों ऐसे छोटे छोटे वर्क का समेशन। और बड़ी लॉलीपॉप सी बात हमारे पास में ये है कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बीइंग वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, कोई वादा नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में वर्क डन आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास में वर्क डन आ जाएगा। और इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। एस आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एस आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन, और एस एफ जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन। तो इस तरीके से वर्क यू कैन एवैल्यूएट। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल हाउ वर्क आई कैन कैलकुलेट, कैसे मैं वर्क की गणना कर सकता हूं, दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू पीपल हियर। देखिए एक ऑब्जेक्ट शुरू में कहां पर था बच्चों, एन ऑब्जेक्ट वाज अर्लियर एट ए, it is shifted to B, meanwhile force is changing, 10 न्यूटन, 10.5, 11, 11.2, 10.5, 10 वगैरह वगैरह। फोर्स ए से बी तक जब आपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया तो फोर्स आप लगातार चेंज कर रहे हो, और जब चेंज कर रहे हो तो आप बोल सकते हो वेरिएबल फोर्स है। तो मैं कैसे वर्क डन निकालूं भाई, मैं मुझे निकालना है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज कर लो कि आपने यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए वो 2 मीटर का है, चलिए मान लिया मैंने कि वो 2 मीटर का है, इट्स ओके, मैंने डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया। लेकिन पंगा क्या है, इस दरमियान फोर्स जो है बच्चों वो लगातार चेंज हुआ, कभी 10 था, कभी 10.1, कभी 10.2, कभी 10.3, कभी 10.5, कभी 11, कभी 11.5। तो मैं कौन सा फोर्स लिखूं, अगर मैं 10 लिखूं तो 11 को बुरा लग जाएगा, 11 लिखूं तो 10.5 को बुरा लग जाएगा। और बच्चों हम तो एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहां किसी भी धर्म के लोगों को बुरा नहीं मानने दें तो बेहतर होगा। हमें हमारी चिंता तो करनी है, साथ में दूसरों की चिंता भी करनी, ये हमारा राष्ट्र का संविधान कहता है। और अभी हम संविधान के अनुसार बात करें तो हम कौन सी के बारे में बात करें, तो फिर ऐसा है कि जिस धर्म में हो उस धर्म के हिसाब से काम करो भाई। यहां से यहां तक फोर्स लगातार चेंज हो रहा था, और जब लगातार चेंज हो रहा था तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, आपने उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds दिया, तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो हो जाएगा f डॉट ds। ऐसे छोटे छोटे वर्क निकालोगे, dw, ऐसे छोटे छोटे वर्क का समेशन करोगे, और समेशन करोगे भैया तो फिर जो टोटल वर्क आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dw आएगा, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों वर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, f डॉट ds। और इनिशियल पोजीशन ऐसा ही क्या है उसकी बच्चों, इनिशियल पोजीशन, और एस एफ जो है बच्चों वो है उसकी फाइनल पोजीशन। तो हम थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते, चलिए हमको बोला है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है 3x² माइनस 4x प्लस 5। एक ऑब्जेक्ट पर बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एक्स एक्सेस, ऐसा ये प्रॉब्लम मैंने आपके पैकेज में दे रखी है, अगर आप गौर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सेस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सेस ऑन विच फोर्स इज गिवन बाय 3x² माइनस 4x प्लस 5, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x = 1 टू x = 3 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को मैंने 1 मीटर से 3 मीटर पर डिस्प्लेस किया, और जबकि ये गिवन है कि ये जो फोर्स है बच्चों वो न्यूटन में है, ठीक है। तो कैलकुलेट वर्क डन। अब यहां पर देखिए हमें वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग on x-axis which is under the action of this force and it is being displaced from x = 1 meter to x = 3 meter, calculate work done। तो हम कैसे काम करेंगे इस बारे में विचार कर लें। देखिए अब यहाँ पर मेरे को देखकर इसे कैसे मालूम पड़ा कि ये वेरिएबल फोर्स है, ऐसा नहीं कि सर ने वेरिएबल फोर्स का फार्मूला बताया तो वेरिएबल फोर्स के फार्मूले से काम कर लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी ठीक बात है, लेकिन बच्चों परीक्षा में जाकर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं,
अगर मुझे बताना ही होगा तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बता दूंगा ना, मैं सारा फंडा क्यों तुम्हें समझाने बैठूं। पर अनफॉर्चुनेटली बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, और अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे कहना चाहिए फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता बच्चों तो फिर सारा जो हमारे परीक्षा के सिद्धांत हैं वो तार तार हो जाते, बिगड़ जाते। तो फोर्स आपने इतना लगाया, डिस्प्लेसमेंट उसे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 मीटर तक दिया, और हमसे पूछा कि कितना वर्क होगा साहब। अब देखिए यहाँ पर फोर्स वेरिएबल कैसे है, क्योंकि देखिए फोर्स जो है बच्चों उसके एक्सप्रेशन में, उसकी इक्वेशन में x लिखा हुआ है और x की वैल्यू चेंज हो रही है। भाई x की वैल्यू पहले कितनी थी, x की वैल्यू जो थी बच्चों पहले 1 थी, फिर बाद में 1.00001 हुई कुछ इस प्रकार से, फिर x की वैल्यू 1.000, फिर कुछ इस प्रकार से 02 हुई, लाइकवाइज चेंज होती जाएगी। भाई x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक इनफाइनाइट बार चेंज हुई। फोर्स की वैल्यू 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक कितनी बार चेंज हुई, फोर्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 मीटर तक इनफाइनाइट बार चेंज हुई। पहले 1 थी, फिर 1.00000000000 जब तक बोल सकते हो बोलते रहो, फिर 1, फिर ऐसे उतनी बार जीरो लगा के 2, फिर 3, फिर 4, 5, 9, फिर एक जीरो कम करके इस तरह से, और कहाँ तक जाएंगे 3 मीटर तक। तो x की वैल्यू बच्चों 1 से लेकर 3 तक लगातार चेंज हो रही है, और अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चेंज हो रही है तो अगर x चेंज होगा बच्चों तो फोर्स भी चेंज होगा, बिकॉज फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है और x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हाँ साहब फोर्स जो है वो वेरिएबल है। ये जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाँ चलिए साहब हमने क्वेश्चन ऐसा कर लिया, लेकिन मुद्दे की बात ये बच्चों कि हमने क्यों करा वो हमें पता होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बच्चों जहाँ इंटीग्रेशन की या डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स आती है फिजिक्स में, वहाँ कई लोगों का डब्बा गोल हो जाता है। वो कर भी लेते हैं, टीचर समझा भी देते हैं बच्चों हाँ इसे इंटीग्रेशन से करना है, इसे डिफरेंशिएशन से करना है, पर मैंने मेरे एक्सपीरियंस में से बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कहीं और से पढ़कर आते हैं, उनको पता है कि इंटीग्रेशन से करना हाँ, लेकिन क्यों करना है यहां पर फंडा क्लियर नहीं हो पाता। तो बच्चों ये जानना जरूरी है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है और एक्स लगातार चेंज हो रहा है, तो फोर्स चेंज हो रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे केस में बच्चों, हम लोग पहले छोटा सा वर्क कैलकुलेट करेंगे। हम लोग एक छोटा सा वर्क कैलकुलेट करेंगे dw, और जो छोटा सा वर्क होगा बच्चों वो होगा fdx। और रही बात इन दोनों के बीच में एंगल की, तो अगर नहीं भी मेंशन्ड है तो हम समझ सकते हैं कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मोशन तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ही, फोर्स भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल 0। हालांकि कोई बोल सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो और फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो तो फिर एंगल 180 हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट तो राइट में जा रहा है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक रहेगा, माना मैंने, लेकिन इस दरमियान फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रहा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत खूब सोचते हैं बच्चों। पर हम क्या करेंगे ऐसे केस में, यदि हमें वर्क को कैलकुलेट करना है, अगर हमें वर्क को कैलकुलेट करना है तो हम ये मानकर चल लेते हैं कि चलिए साहब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन आएगा बच्चों वो fdx होगा। सो ये हमने छोटा सा वर्क कैलकुलेट किया। अब जो टोटल वर्क होगा बच्चों, टोटल वर्क कैसा निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा ऐसे छोटे छोटे वर्क का सम करके, और छोटे छोटे वर्क का सम करके ये लीजिए fdx, इंटीग्रेशन ऑफ fdx। और यहाँ पर लिमिट किसकी रखी जाती है, पोजीशन की। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। एंड एज फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम इट इज वेरी मच क्लियर कि इनिशियल पोजीशन थी x इक्वल टू 1 और फाइनली जो पोजीशन थी बच्चों वो x इक्वल टू 3 थी। आप गौर कर लीजिएगा, पहले वाली पोजीशन है 1, बाद में है 3। और यदि मैं f के बारे में बोलता हूं बच्चों तो देखिए f कितना है, f है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये लीजिए साहब आपने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन करना कोई बड़ा काम नहीं है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स क्यूब बाय 3 होगा। अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 होगा और लिमिट होगी बच्चों 1 to 3। मैं फिर समझा देता हूँ, ये 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 1 to 3, और ये 4 और एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट बच्चों 1 to 2, और फिर 5 का इंटीग्रेशन 5x और लिमिट बच्चों 1 to 3। एक बार फिर से समझा देता हूं, ये देखिए ये 3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 1 to 3, 4 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 to 2, और ये 5 का 5x लिमिट 1 to 3। अब क्या होगा बच्चों,
भाई इंटीग्रेशन करते तो कैसे करते हैं, जो पावर होती है उस पावर में एक ऐड कर दिया करते हैं और उस नई पावर से डिवाइड किया करते हैं। तो चलिए अभी हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर 3 से 3 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा बच्चों 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब। आपने पहले x की जगह 3 रखा, फिर x की जगह 1 रखा। अब 4/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/2 हो जाएगा 2, भाई 4/2 हो जाएगा 2। और गलती कर दी मैंने, लिमिट तो कितनी थी 1 2 3 थी। आप जानते हैं इसको बोला करते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये 4/2 हो जाएगा बच्चों 2 और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1। कुछ इस प्रकार की कहानी हमारे सामने आएगी। भाई ये एक्स क्यूब 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 4/2 हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 5 इंटू 3 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यू कैन सी, देखिए ये क्या है 3 का क्यूब मतलब 27 और 27 में से 1 गए। अगर 27 में से 1 गए बच्चों तो 26 आएंगे। ये 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब 26 और फिर बच्चों ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। भाई 9 में से 1 जाते हैं तो 8 बचते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अभी इन दोनों में से ये 10 प्लस 10 मतलब कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 20 जूल्स। जूल मैंने काहे लिखा है, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम में दे रखा है बच्चों फोर्स न्यूटन में है और जो पोजीशन है बच्चों वो 1 मीटर से 3 मीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क कैन बी कैलकुलेट इफ फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर वो परिवर्ती बल है, तो बल को, तो कार्य को ज्ञात करने का तौर तरीका, नियम कानून कैसे होंगे, होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए साहब, अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करने का तरीका देखा। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा भैया कि वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वेरिएबल फोर्स है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि फोर्स वेरिएबल वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में सब चीज़ें दे रखी हो, देन हम कैसे काम करेंगे उस पर एक सम करते हैं हम लोग, हमें बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फॉलोइंग 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3i माइनस जे प्लस 9k वेक्टर। एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा साहब, ये लीजिए, एक ऑब्जेक्ट पर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भैया ये एक फोर्स लग रहा है, ये लीजिए। अब आपसे ये कहा है कि एक ऑब्जेक्ट पर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। फॉलोइंग 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन A टू B, जिससे यह A से B तक डिस्प्लेस हो जाती है। ये लीजिए, आपको क्या गिवन है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये और ये। फॉलोइंग 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर ये 3 फोर्स लग रहे हैं जिससे वो A से B तक डिस्प्लेस हो गई, सो दैट इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। और ये जितने भी फोर्स दे रखे हैं वो न्यूटन में दे रखे हैं, पोजीशन मीटर में दे रखी है। आपको वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा बच्चों, ये प्रॉब्लम आपके पैकेज में गिवन है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट पर ये 3 फोर्स लग रहे हैं, तो 3 फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम। भाई हम लोग फोर्स भी पढ़ चुके हैं, हम लोग वेक्टर सम एडिशन भी देख चुके हैं, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ वेक्टर, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, F1, ये कौन सा है F2 और ये कौन सा है F3। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, 3i माइनस जे प्लस 9k, 3i माइनस 9j माइनस जे प्लस 9k प्लस 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 माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। और ये लीजिए ये तीसरा आपके पास में क्या बच्चों, 5i प्लस 7j माइनस 2k। ये आपके पास में आ गए तीनों फोर्सेस। ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है और ये तीसरा फोर्स है। और जब इन तीनों को हम एडिशन करेंगे तो 3 में से 1 जाएंगे बच्चों, 2 बचेंगे, जानते होगे आप। 3 में से 1 गए, 2 प्लस 5 होते हैं 7। होप आपको भी ये पता होगा कि ये 7 होगा। और ये माइनस जे प्लस 2j मतलब j प्लस 7j 8j। ये देखिए
हमने जे वालों को देख लिया और के वालों को देखे बच्चों, तो 9 में से 3 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे 4। तो इस तरीके से आपके पास में बच्चों ये आ जाएगा नेट फोर्स। भाई नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दीज 3 इंडिविजुअल फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर द ऑब्जेक्ट, सो नेचुरली वी विल हैव टू सम मेक द समेशन ऑफ ऑल दिस 3। मैं इन तीनों का योग निकाल दूंगा बच्चों, इन तीनों का समेशन एडिशन निकाल दूंगा इस तरीके से, तो मेरे पास में नेट फोर्स आ जाएगा। और अब बारी आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट को मैंने ए से बी तक डिस्प्लेस किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो ए बी वेक्टर होगा। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल, अर्लियर द ऑब्जेक्ट वाज एट ए, फाइनली इट इज शिफ्टेड टू बी। अरे शुरू में वो ए पर था, बाद में वो बी पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों? ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर के बारे में आपको पता है, इट इज बेसिकली पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। अरे भाई ये तो बी का पोजीशन वेक्टर है और ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर और ये ए का पोजीशन वेक्टर। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों? ये है -2i प्लस 1j प्लस 5k, ये बी का पोजीशन वेक्टर। और जहां तक ए का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वो 1i प्लस 0j प्लस 3k। सो इस तरीके से पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए आएगा, -2 -1 -3i। और 1 में से 0 जाएंगे तो बच्चों 1 बचेंगे, और 5 में से 3 गए तो क्षमा कीजिएगा, 5 में से 3 गए तो बच्चों कितना बचेंगे? 2। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा, देखिए -2 -1 -3 हो जाएंगे, और 1 में से 0 जाएंगे तो 1, और 5 में से 3 जाते हैं तो 2 बचते हैं। तो ये आपके पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, आपने फोर्स वेक्टर भी निकाल दिया। देखिए आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों? आपने नेट फोर्स निकाल दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन को कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल, साधारण, आसान सा है। एफ डॉट एस कर देंगे। ये लीजिए फोर्स वेक्टर क्या बच्चों? फोर्स वेक्टर है 7i प्लस 8j प्लस 4k। अगर मैंने कहीं कुछ लिखने में गलती कर दी हो, कॉपी करने में गलती कर दी हो, तो बच्चों मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरी गलती करने की आदत को या गलती करने की कमी को आपने माफ़ कर देना है, तो आप आपकी इंसानियत अच्छे से सिद्ध कर पाएंगे। तो बच्चों मुझे माफ़ करते रहिएगा, अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका भी ध्यान भटकता होगा, मेरा भी ध्यान भटकता है, आपका कहीं और भटकता होगा, मेरा कहीं और भटकता, पर ऐसा तो नहीं है बेटा कि मेरा ध्यान नहीं भटकता, भटकता है, पर शायद उन जगहों पर नहीं भटकता जहां पर आपका भटकता है। एनीवेज अभी हम कहीं और नहीं भटकते, अभी हम यहीं पर अटकते हैं। और देखिए साहब, ये आपके पास में फोर्स है और ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये -3i प्लस j प्लस 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 2k। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डॉट प्रोडक्ट करना, स्केलर प्रोडक्ट करना कोई बड़ा काम हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। और इस i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 8 बन जा 8 और 4 2 8। ये देखिए बच्चों, 7 -3 -21, 8 × 1 8, 4 2 8। अब भाई -21 में से 16 जाएंगे, -21 में से 16 जाएंगे बच्चों, तो -5 बचेगा, और इस तरह से -5 जूल आएगा। काहे आएगा जूल में? अरे भाई फोर्स काहे में दे रखा है? फोर्सेस आर गिवन इन न्यूटन, और जो पोजीशन दे रखी बच्चों वो मीटर में दे रखी, तो लाजमी है कि ये जो वर्क डन आएगा ये जूल्स में आएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास में वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका आ गया कि वर्क जो होगा बच्चों वो हो जाएगा -5 जूल्स। थोड़ा सा आगे प्रस्थान करें, जैसी आपकी भी इच्छा होगी, मेरी भी इच्छा है। तो चलिए साहब, अभी हम लोगों ने वेक्टर देखा। अब कई बार ऐसा होता है कि फोर्स आपको वेरिएबल दे रखा होता है और वेक्टर फॉर्म में भी दे रखा होता है, दोनों चीजें। भाई पहले आप लोगों ने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाला, फिर वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाला, अभी आपने वेक्टर फोर्स का वर्क निकाला। अब अगर वेक्टर फॉर्म में ही आपको वेरिएबल फोर्स दे रखा हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वर्क, मैं बताता हूं। सपोज कीजिए कि अगर फोर्स आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, फोर्स दे रखा है आपको Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fk k कैप। ये देखिए, सॉरी, ये आपके पास में बच्चों फोर्स अगर आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, किस प्रकार से दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए Fx, ये दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का x कंपोनेंट है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है, और ये फोर्स का z कंपोनेंट है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, दिस इज द फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, एंड दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग z एक्सिस। फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है,
और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट कुड बी रिटर्न इन दिस वे, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये लीजिए साहब, ये dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। आपको कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। फोर्स कैसे दे रखा था ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब आपको अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करने के लिए लाजमी है बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लीजिए साहब एफ डॉट डी एस हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो चलिए साहब, हाँ हम फोर्स के बारे में देखें तो फोर्स क्या बच्चों, यहाँ से देखिए वर्क डन क्या होगा, ये जरा गौर कीजिए भाई, वर्क डन क्या होगा। अगर फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स क्या बच्चों, फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, कुछ इस प्रकार से। डॉट डी एक्स जो है बच्चों वो है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब ये आपके पास में फोर्स हो गया, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आई का आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स डी एक्स, आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों एफ एक्स डी एक्स। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल पोजीशन क्या थी एक्स आई और फाइनल पोजीशन है एक्स एफ। भाई इनिशियल पोजीशन एक्स आई थी, फाइनल पोजीशन है एफ एक्स एफ, और ये देखिए एफ एक्स डी एक्स। फिर इनिशियल पोजीशन वाई आई और फाइनल पोजीशन वाई एफ, और ये बच्चों एफ वाई डी वाई। कुछ इस प्रकार की कहानी आएगी। और फिर बाद में आपके पास में बच्चों आएगा कितना, ये लीजिए साहब, ये आपके पास में हो गया जेड आई और ये हो गया जेड एफ, और ये है बच्चों एफ जेड डी जेड। होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, और ये x का इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये x का फाइनल, y का इनिशियल, y का फाइनल, z का इनिशियल और z का फाइनल। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। भाई वेरिएबल फोर्स अगर है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मुझे अगर ये कहा जाए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट पर, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे एक ऑब्जेक्ट पर बच्चों फोर्स लग रहा है 6x² आई कैप, 6x² आई कैप माइनस 3y² जे कैप प्लस 10z के कैप। एक ऑब्जेक्ट पर बच्चों, एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है। ये आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट बच्चों इस फोर्स के एक्शन में है और उससे बच्चों हमने डिस्प्लेस कर दिया -1 टू -1 से 5 9 7 तक। क्या कहा आपसे, एन ऑब्जेक्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है सो दैट इट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, जिससे वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो जाता है। हमसे पूछा है वर्क डन कितना होगा। तो देखिए हाउ डू आई कैलकुलेट वर्क। अभी यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर देखें तो बच्चों x की इनिशियल पोजीशन क्या है -1, इज इट ओके। x की इनिशियल पोजीशन -1 है और x की फाइनल पोजीशन क्या बच्चों 5। आप जानते हैं पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y, तीसरा z। अभी x का इनिशियल कोऑर्डिनेट -1 है, फाइनल कोऑर्डिनेट 5 है, और ये लीजिए 6x² dx। और फिर y कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट इनिशियल क्या बच्चों, y का इनिशियल कोऑर्डिनेट 2 है और y का फाइनल कोऑर्डिनेट 9 है, और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है बच्चों दिस इज -3y²। तो ये -3y² हो गया। और रही बात z के लिए बच्चों, तो z के लिए आप क्या देख रहे हैं, z के लिए देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है -1 है और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बच्चों 7 है, और ये लीजिए साहब ये हो गया 10z, और z की पावर में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का काम कर लेता हूं मैं। देखिए ये कौन सा कंपोनेंट है विच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बच्चों। सो दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब ये क्या देख रहे हो बच्चों, ये x कंपोनेंट 6x² था और x की इनिशियल कोऑर्डिनेट -1 फाइनल 5, y का इनिशियल कोऑर्डिनेट 2, y का फाइनल कोऑर्डिनेट 9, और y का कंपोनेंट कितना बच्चों -3y², नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा ओके। और z कोऑर्डिनेट इनिशियल -1 है, फाइनल 7 है, और z है बच्चों 10z। अब हम लोग इसे बड़ी सहजता से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए 6 और x² का इंटीग्रेशन बच्चों x³ / 3 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट है बच्चों -1 to 5, -1 to 5 होप आपको समझ में आया। और ये -3 और ये हो जाएगा बच्चों वाई क्यूब ओवर 3 और लिमिट कितनी बच्चों इसकी, लिमिट देखिए 2 to 9 है। ये देखिए 6 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट -1 to 5, -3 और लिमिट कितनी बच्चों वाई क्यूब बाय 3 लिमिट 2 to 9 और ये लीजिए साहब ये 10 है और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है बच्चों -1 से 7, -1 से 7 है। अभी क्या हो जाएगा, अभी हम यहाँ पर देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 और जेड का इंटीग्रेशन बच्चों जेड स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 तो कैंसल हो गए और 6/3 हो जाएगा 2, ये 2x क्यूब और लिमिट क्या है बच्चों -1 to 5। भाई ये 6 को 3 से कैंसिल कर दिया तो 2x क्यूब लिमिट -1 to 5 और ये -y क्यूब और लिमिट कितनी बच्चों 2 to 9 और ये 10/2 कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा बच्चों 5 और ये लीजिए साहब जेड स्क्वायर और लिमिट कितनी बच्चों -1 to 7। ये 2x क्यूब लिमिट -1 to 5, y क्यूब लिमिट 2 to 9 और 5z स्क्वायर लिमिट -1 to 7। अब इससे हल करना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम हमको नहीं दिख रहा। ये देखिए ये 2 तो आपने एज इट इज़ रखा बच्चों, 2 आपने एज इट इज़ रखा और फिर 5 का क्यूब फिर -1 का क्यूब। ये लीजिए साहब ये 2 आपने एज इट इज़ रखा, 2 आपने एज इट इज़ रखा और x का क्यूब मतलब 5 का क्यूब -1 का क्यूब और ये देखिए साहब यहाँ पर क्या होगा, ये -y क्यूब में क्या होगा बच्चों, ये लीजिए ये हो जाएगा 9 का क्यूब -2 का क्यूब। भाई अपर लिमिट कितनी है, यहाँ पर अपर लिमिट है 9 और लोअर लिमिट है 2 और +5 बच्चों, ये लीजिए 5 और रही बात यहाँ पर मेरे पास में स्पेस कम बचेगा तो मैं इसके नीचे लिखे देता हूँ। चलिए यहाँ पर ये +5 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और कुछ ऐसी कहानी आएगी। अभी देखिए ये 2 और ये हो जाएगा बच्चों 125 + 1। भाई -1 का क्यूब -1 होता है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे और माइनस माइनस प्लस बिल्कुल और ये 9 का क्यूब मेरे ख्याल से 729 होना चाहिए। आपका ख्याल और मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या मेरा ख्याल सही है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है भैया कि हर बार मैं सही सोचूं, सही विचार करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों कि मेरे से गलती नहीं होगी। भाई गलती मैं भी कर सकता हूं और गलती करता रहता हूं। चलिए अभी ये तो 5 हो गया बच्चों और ये 49 -1 हो जाएगा। तो क्यों 7 का स्क्वायर ना 49 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये 126 × 2 विल बिकम 252 और ये 721 और 49 में से एक जाते हैं तो 48 बचते हैं और 48 5 240 हो जाते हैं बच्चों। तो इस तरीके से यू पीपल कैन एवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ वर्क। आप बहुत सरलता से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मान लीजिए वेरिएबल फोर्स है और वो भी वेक्टर फॉर्म में है तो मैंने क्या करना है, ऐसे काम करना। भाई मेरे ख्याल से तुम्हारे को सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ते हैं, होप ये क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप लोग इसको देखकर कॉपी करना चाहते हैं कभी, तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे आराम देने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सब कॉपी में लिख लें, ऐसा तो आपके पैकेज में भी सब कुछ लिखा हुआ मिल गया होगा। पर बच्चों लिखा हुआ तो सारी बुक्स में है, कोई बात ही नहीं है। हम सोचे कि हाँ चलिए हमारे पास सरदाना का पैकेज आ गया, हम सरदाना का पैकेज लेके बैठे, हम सरदाना का सर का लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा काम हो जाए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बच्चों काम नहीं होगा। काम आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेस्ट देते हुए चलना पड़ेगा। जब सारे काम करोगे तब मजा आएगा। और मज़ा आएगा बच्चों अगर वाकई में आप मज़ा लेकर पढ़ोगे। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मज़े लेके पढ़ाऊँ। अगर मज़े लेके नहीं पढ़ाऊँगा तो फिर जब मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें मज़े कैसे दिलाऊँगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो हालांकि ये अपनी अपनी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, किसी को कैसे मज़ा आता है। पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल फोर्स भी देख लिया, वेक्टर फॉर्म का फोर्स भी देख लिया और वर्क को कैलकुलेट करने के तमाम तरह के सूत्र फार्मूले हम लोगों ने अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से इंटरप्रेट कर लिए। अब एक और बात है बच्चों, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ DW होता है और DW बच्चों F.ds होता है। ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ना।
इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ना, और इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ना मतलब ऐड करना, योग करना, उनका योग करना होता है। और इसका एक और मतलब भी जानते हैं बच्चों कि इसका मतलब होता है एरिया निकालना। तो यदि मुझे बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों कोई ग्राफ दे रखा है, इफ आई हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये लीजिए, अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सपोज कीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है, और उसकी इनिशियल पोजीशन जो है बच्चों वो एस आई है, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो एस एफ है। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या बच्चों, एस आई, और फाइनल पोजीशन क्या बच्चों, एस एफ। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ये जो एरिया होगा बच्चों, ये एरिया किसके बराबर होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ये आपको ध्यान देना है कि इफ वी हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यदि हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, तो उस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनता है वो एरिया वर्क डन के बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने का मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना, सॉरी, इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया निकालना। तो नेचुरल सी बात है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस विल गिव यू द वर्क डन। और इसी पर बेस्ड बच्चों मैं एक आपको सम करा देता हूँ, सरलता, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है फोर्स सपोज कीजिए न्यूटन में, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सपोज कीजिए मीटर में, और आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। सपोज कीजिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है कि ये लीजिए साहब, ये x इक्वल्स टू 2, और ये मान लीजिए ये 10 है, और ये 18 है, और ये फोर्स आपको दे रखा है बच्चों 20, कुछ इस तरह से। और आपसे बोला है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज गिवन एज फॉलोज। आपको गिवन है कि एक पार्टिकल का फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस भांति का, इस प्रकार का है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 18 मीटर। 18 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में, 18 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में जितना वर्क है वो कैलकुलेट करना है। तो वर्क किसके बराबर होगा बच्चों, वो वर्क नेचुरली इसके एरिया के बराबर होगा। और इस एरिया को अगर कैलकुलेट करना है तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो आप पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर उसके बाद में इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। यू कैन गो इन टू वेज, ईदर यू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, देन दिस रेक्टेंगल, एंड देन दिस triangle, or you can go directly, how, you simply go for calculation of the area of this trapezium। ये एक समलंब चतुर्भुज है बच्चों, समलंब चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती हैं, which has two sides parallel to each other, is a ट्रापेजियम। तो ये ट्रापेजियम होगा, और ट्रापेजियम का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये वाली लेंथ कितनी बच्चों, ये वाली लेंथ आपको दिख रही है 8 है, और ये वाली जो लेंथ है बच्चों वो 18 है। दिस लेंथ इज ऑफ 8 यूनिट्स वाइल दिस वन इज ऑफ 18 यूनिट। सो एरिया जो अगर बच्चों इसको कैलकुलेट किया जाए तो इट इज इक्वल टू हाफ, और एरिया अगर कैलकुलेट किया जाए तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना बच्चों, 8 प्लस 18, यू कैन सी दिस लेंथ इज ऑफ 8 मीटर while this below one is of 18 meter, and as far as the distance between these two is concerned is बच्चों is of 20 meter। so this 2 will become this 2 will make this 20 10, and 10 into 26 is 260 joules। So this is a way in which we people can calculate work done। तो वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों हम लोगों ने देखा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट के बारे में हम लोगों ने बात करी, और कुछ हल्के फुल्के, बहुत ही हल्के फुल्के किस्म के हम लोगों ने इस पर सम्स करे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बच्चों कोई भी चैप्टर हम बिगिन करते तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग में आराम से कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करें। ऐसा नहीं कि एकदम से प्रॉब्लम को अच्छा खासा हाईफाई उठा लें, हम हाईफाई भी उठाएंगे। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में, फिक्शन में देखा है तमाम तरह के, हम जितने ज़्यादा लेवल ले जा सकते हैं बच्चों हम लेवल ले जाएंगे। देखिए लेवल को कितना डेप्थ में ले जाना है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी ले जाइए बेहतरीन काम चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात ये बच्चों कि हमारा जो प्रयास है, एटलीस्ट मेरा जो प्रयास है वो ये होता है कि मैं सबको समझा पाऊँ, सबको समझा पाऊँ। क्योंकि जीनियस को समझा तो सब देते हैं बच्चों, जीनियस तो कोई क्या समझाएगा जीनियस को, जीनियस तो खुद समझ जाता है, या जीनियस सबको खुद भी समझा सकता है। पर मुद्दे की बात ये बच्चों कि सबको समझ में आए तो मज़ा आए, और वो मज़े के लिए ही मुझे, मैं कई बार बहुत आराम से भी चलता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ये सब बहुत तेज़ स्पीड है, वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि भावनाओं में बह जाते हैं और स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो बच्चों जो भी कुछ आपने पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। जब हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी, उसके बाद में फिर हम उन पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। एंड वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर, देन वी शैल गो फॉर सॉल्विंग फॉर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी ऑफ वेरी हायर डेप्थ।
तो ये है बच्चों। एक बात छोटी सी मैं आपको जरूर बता दूं कि जो वर्क डन होती है बच्चों वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। भाई देखिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क डन, दोनों का प्रोडक्ट होता है बच्चों वर्क डन। और जैसा कि आप जानते हैं जो फोर्स होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इवन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते तो मैं आपको याद दिलाऊं, आप एक छोटा सा जूठा सा छद्म सा फोर्स ले आते हैं जिसे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता ही है। तो चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहे हैं बच्चों, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा।